नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूर्व क्लास में हम अधिगम के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थॉर्नडाइक के 3 नियमों को पढ़ लिया था। तत्परता का नियम, अभ्यास या श्रम का नियम और एक प्रभाव का नियम। इन 3 नियमों को हमने विस्तारपूर्वक पढ़ लिया था। थॉर्नडाइक ने ही प्रमुख 5 गौण नियम बताए हैं। अब वो 5 गौण नियम कौन कौन से हैं, उन पर आज विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें देखते हैं कि कौन कौन से थॉर्नडाइक द्वारा 5 नियम बताए गए हैं। लिख लेते हैं उनको। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के सिद्धांत के प्रमुख 5 गौण नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? 5। कौन कौन से हैं? नंबर 1, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। नंबर 2, आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 3, मानसिक विन्यास का नियम। नंबर 4, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीयकरण का नियम। आत्मीयकरण का नियम। और नंबर 5, सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये वो 5 नियम हैं जो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए। हमने कौन कौन से पढ़े थे? तत्परता का नियम को पढ़ा था, प्रभाव का नियम पढ़ा था और श्रम या अभ्यास का नियम भी हमने पढ़ा था। उसके बाद थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के कुछ और प्रमुख कौन से नियम दिए गए हैं? गौण नियम दिए गए हैं। कौन से? प्रमुख 5 गौण नियम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीयकरण का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये वो 5 नियम हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल प्राप्त करेंगे, जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा कर लें, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं अभी। हाँ, अगर हम बात करें बहुप्रतिक्रिया क्या है, जिस प्रकार से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी बार बार प्रयास करता है, बार-बार क्या करता है? प्रयास करता है और बार बार प्रयास करने के उपरांत ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत आएगा। हम कह सकते हैं क्या, जिस प्रकार से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, उसको सफल होने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, तदुपरांत वह क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे
आप एक बाग के अंदर गए या एक किसी जंगल में गए, जंगल में आपने क्या देखा, वहाँ अमरूद का पेड़ देखा या जामुन का पेड़ देखा। अब आपके मन में क्या आया, एक लालच आया। बोले क्या लालच था वो लालच ये था, अगर मैं इसमें एक डेला मारूंगा या एक डंडी फेंक के मारूंगा तो क्या होगा, अमरूद टूट के नीचे गिरेगा और मैं अपनी जो भूख लगी है मुझे वो क्या कर लूँगा, शांत कर लूँगा या जामुन खा लूँगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने एक जामुन को या अमरूद को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए, प्रयत्न किए, बार बार पत्थर फेंक के मारा, क्या मारा, बार बार पत्थर फेंक के मारा। फिर एक समय ऐसा आया जब वो क्या हुआ, फल या अमरूद टूट के कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया, वो नीचे गिर गया और आपने क्या हुआ, उसे उठाया और खा लिया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल है, जिस प्रकार से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी लाखों प्रश्न याद करता है, किंतु वो लाखों प्रश्न तो उसके एग्जाम्स में नहीं आते। एग्जाम्स में कितने प्रश्न आते हैं, 100 या 150। और आपने अगर 50,000 प्रश्न याद किए हों तो कितने याद किए हुए फंसेंगे आपके, 10 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे आपके याद किए हुए। फिर आप क्या कहेंगे, बोले एग्जाम्स वाले ने पेपर बहुत टफ बना दिया। जब आपने पढ़ा ही नहीं तो कैसे आप उसको सक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार तैयारी करनी पड़ती है, तब एक मनुष्य या प्रतियोगी परीक्षार्थी एग्जाम्स में क्या कर पाता है, सफलता को प्राप्त कर पाता है। अब थार्नडाइक ने क्या कहा है, थार्नडाइक के अनुसार अगर हम बात करें तो थार्नडाइक ने कहा है, व्यक्ति को या मनुष्य को एक बार में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, वह निरंतर प्रयासरत रहकर ही सफलता को प्राप्त करता है। मेहनत ही क्या है, सफलता की कुंजी है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक परीक्षार्थी पेपर्स के आने पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है और पेपर खत्म हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है, किताब को बंद करके रख देता है, वो किसका उदाहरण है, बहुप्रतिलिपिकरण का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आज भी क्या कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कछुआ चाल से चलना, वो इसी का उदाहरण है। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, क्या परिभाषा है। थार्नडाइक के अनुसार एक व्यक्ति को निरंतर प्रयास, अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल एक बार के प्रयास से सफल नहीं होता है। प्रयास से सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, अतः वह एक से अधिक बार
एक से अधिक बार प्रयास करता रहता है और एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेता है। जैसे अमरूद के पेड़ से अमरूद को तोड़ने के लिए बार बार पत्थर फेंकना, दो नंबर क्या है? किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, यह भी किसका उदाहरण है? बहुप्रतिक्रिया के नियम का ही उदाहरण है। नंबर 3, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी का क्या मतलब हुआ? यदि हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन वो ऐसा आएगा जब हमें क्या होगी? सफलता मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे थे किसकी? आंशिक क्रिया के नियम की। नंबर 2 नियम क्या था हमारा? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? थार्नडाइक के अनुसार थार्नडाइक ने क्या कहा है कि बालक हो या बालिका, उसे कितने छोटे छोटे पार्टों में क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए, जिससे बालक या बालिका की सक्रियता बनी रहती है और बालक शीघ्र ही उस चीज को प्राप्त कर लेता है या सीख लेता है। वो क्या कहलाता है? हमारा आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। लिख लेते हैं इसको। थार्नडाइक के अनुसार बालक एवं बालिका को बालिका को बालक एवं बालिका को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने हेतु से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेना चाहिए, जिससे छोटी विषय वस्तु को बालक एवं
बालिका द्वारा शीघ्र ही सीखा जा सकता है। शीघ्र ही सीखता है या सीखा जा सकता है। विषय वस्तु को बालक एवं बालिका द्वारा शीघ्र ही सीखा जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? थार्नडाइक के अनुसार बालक एवं बालिका को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेना चाहिए, जिससे बालक या बालिका उस विषय वस्तु को शीघ्र ही क्या कर लेता है? सीख लेता है, या फिर उससे शीघ्र ही सीख जाता है। यही होता है आंशिक क्रिया का नियम। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। बच्चे को एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं सिखाया जा सकता, थोड़ा थोड़ा कर कर ही क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे क्या सिखाते हैं? ठीक है, पहले वर्ण सिखाएंगे, वर्ण से क्या बनाएंगे? फिर उसको व्याकरण को सिखाएंगे। फिर लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2, वर्ण सिखाना, उस वर्ण सिखाना तथा उसके उपरांत व्याकरण सिखाना। सबसे पहले क्या सिखाएंगे? उसको वर्ण सिखाएंगे, उसके बाद क्या सिखाएंगे? व्याकरण सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नियम हो गया? आंशिक क्रिया का नियम। ये आपका हो गया। क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से कार्य करता है। अब तीसरे नियम की अगर हम बात करें तो तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास क्या होता है? मानसिक विन्यास होता है हमारा मन किस कार्य को करने के लिए प्रेरित है, या किस कार्य को करने के लिए हमारा मन कर रहा है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सपोज कीजिए आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, पढ़ नहीं जा रहे हैं, आप एक प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और क्या करने जा रहे हैं? पढ़ाई करने जा रहे हैं। एक मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं और दूसरा मन कर रहा है कि मैं ना पढ़ूं। यदि हमारा मन सही दिशा में कार्य करेगा या दृढ़ निश्चय लेके हम बैठेंगे कि हमें पढ़ाई करनी ही है, तो वहां किस नियम का कार्य करेगा? मानसिक विन्यास का नियम कार्य करेगा। एक तरफ मन कर रहा है कि बोले नहीं, मन हमारा नहीं कर रहा, बोले मत पढ़ भाई, तो वहां भी क्या करेगा? मानसिक विन्यास का नियम कार्य करेगा। और जहां पे हमारा किसी भी कार्य करने को मन नहीं कर रहा है, मन का अभाव है, मानसिकता का अभाव है, वहां पे क्या कहलाता है? मानसिक विन्यास का नियम कहलाता है। जिस प्रकार से बच्चा 12th करने के बाद या हाई स्कूल करने के उपरांत मन में सोच लेता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक पुलिस वाला बनना है, या मुझे आर्मी में जाना है, टीचर बनना है, तो उसने क्या कर लिया? मन को दृढ़ निश्चय में ढाल लिया। अब उसी के आधार पर जो हमारी मानसिकता है वो कार्य करती है। तो लिख सकते हैं हम इसको, थार्नडाइक के नियम के अनुसार, थार्नडाइक के
नियम के अनुसार थार्मोडायनामिक्स किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता का होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति की मानसिकता उस कार्य को करने की नहीं है तो व्यक्ति मानसिकता के अभाव में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें सक्सेस नहीं होना है तो हम क्या करेंगे, हार जाएंगे। और मन में अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें जीतना ही है, हमें अपनी मंजिल को पाना ही है, तो हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 4 है आत्मीकरण का नियम। नंबर 4 क्या है, आत्मीयकरण का नियम। किस प्रकार से ये कार्य करता है समझते हैं इसको भी। आत्मीयकरण का नियम। अब आत्मीयकरण क्या है, आत्मीकरण क्या है। अगर हम बात करें अपने पूर्व ज्ञान को या पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीनतम ज्ञान को प्राप्त करना। जो हमारे पास पूर्व ज्ञान है उसको जोड़िए प्लस नए ज्ञान को जोड़िए और जो तीसरा वाला ज्ञान बनेगा उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आत्मीयकरण कहलाता है। जिस प्रकार से एक शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, साइकिल को सीखकर मोटरसाइकिल को चलाना, ट्रैक्टर को चलाकर कार को चलाना, हम खुद या फिर परिवार के बच्चों को पढ़ाना। परिवार के बच्चों को कब पढ़ा पाओगे, जब तुम खुद पढ़े लिखे होगे, तभी क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आत्मीयकरण के अंतर्गत आता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व ज्ञान को ध्यान में लाकर पूर्व ज्ञान को ध्यान में लाकर या सोचकर एक नवीन ज्ञान को, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करना। थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व ज्ञान को ध्यान में लाकर एक नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करना
आत्मीयकरण कहलाता है। आत्मीयकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना। नंबर 2, परिवार के बच्चों को पढ़ाना, सहचर्य परिवर्तनशील का नियम। सहचर्य परिवर्तनशील का नियम क्या है? आपने अपने पूर्व ज्ञान से या किसी भी गुरु से, शिक्षक से कुछ आपने सीखा, उसमें आपने थोड़ा सा क्या यूज किया, थोड़ा सा दिमाग यूज किया और उसको क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया उसमें। वही क्या कहलाता है? हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक रूप से परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सहचर्य परिवर्तनशील कहलाती है। क्या समझे इस चीज से? थॉर्नडाइक ने बताया है क्या, जो परंपरागत विधियां हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन करना है? आंशिक रूप से, बहुत नाम ना के बराबर परिवर्तित कर दीजिए इसको, और उससे आप जो सीखे वो क्या कहलाएगा? सहचर्य परिवर्तनशील का नियम कहलाती है। एक अध्यापक द्वारा ऑनलाइन पढ़ाना, सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक अध्यापक द्वारा ऑनलाइन पढ़ाना, सीख तो आप तब भी रहे हो जब आप घर पे हो, किताबें पढ़ते हो तब भी सीखते हो। एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सीख तब भी रहे हो, लेकिन अध्यापक क्या कर रहा है? उस चीज को अपने हिसाब से आप तक पहुंचा रहा है। वो चीज जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको आपको अपने स्तर से पहुंचा रहा है। क्या चीज हमें पढ़ानी है, क्या चीज नहीं पढ़ानी है, आप तो सब कुछ पढ़ रहे हो। ये क्या कहलाएगा? सहचर्य परिवर्तनशील का नियम कहलाएगा। दूसरा नियम क्या है? एकलव्य द्वारा मिट्टी के अध्यापक बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करना, धनुष विद्या प्राप्त करना,
आपने ये कहानी तो पढ़ी होगी, एकलव्य ने क्या किया था, मिट्टी के गुरुजी बनाए थे और उनसे क्या कर रहे थे, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये भी एक शौचालय का नियम है। बात कर लेते हैं किसकी, थार्नडाइक द्वारा बताए गए महत्वों की। तो चलिए जानते हैं उनके कौन कौन से वो महत्व हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षणिक महत्व। थार्नडाइक के प्रमुख कुछ शैक्षणिक महत्व हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखते हैं, बालक बालिका तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। बालक कब सीखेगा, बालक या बालिका कब सीखेंगे, जब वो सतर्क रहेंगे, तभी वो क्या कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा। बालक एवं बालिकाओं को सदैव सीखते वक्त या सीखते समय सदैव सतर्क रहना चाहिए। निरंतर प्रयास या अभ्यास, प्रयास या फिर अभ्यास पर बल देना। थार्नडाइक ने क्या किया है, निरंतर प्रयास और अभ्यास पर सर्वाधिक बल दिया है। अगला, अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखना। अब इसमें पूर्व अनुभव कौन कौन से हो सकते हैं, समझ लेते हैं। क्या है पूर्व अनुभव? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, पानी गर्म किया, क्या किया, पानी गर्म किया और उसमें क्या कर लिया, हम ये भूल गए कि ये पानी गर्म है। हमारे जो मानसिकता थी उसने काम नहीं किया और हमने क्या सोचा, वो पानी गर्म नहीं है। अब हमने उसमें उंगली डाल दी। अब क्या डाल देते हैं हम उसमें, उंगली डाल देते हैं। जैसे ही हमने उंगली डाली, क्या हुआ, पानी वो गर्म हुआ। तो हमने क्या किया, अपना हाथ खींच लिया। क्या किया, हाथ खींच लिया और जब जब पानी हमारे सामने आता तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता, पुरानी चीज़ आ जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पानी गर्म हो और हमारा हाथ जल जाए। तो यही कहलाते हैं हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं उनके आधार पर सीखना, करके सीखना। करके सीखना, अपने आप खुद प्रैक्टिकल करो और उससे क्या मिलेगी, जो सीख मिलेगी उसी से तुम कुछ सीख सकते हो। वही कहलाता है करके सीखना। असफलता में सफलता, असफलता में सफलता को प्राप्त करना। मनुष्य को
असफलता से ही सीख लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से सफल होना है, उसको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी हुई है। अगर हम इसका ए हटा दें तो क्या बचा, सफलता बचा। तो सफलता में ही, असफलता में ही क्या छुपी हुई है, असफलता छुपी हुई है। और हमें सफलता को ढूंढने का क्या करना चाहिए, सदैव प्रयास करना चाहिए। अगला है आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा। तो क्या होगा, उसका जो विश्वास है वो ग्रो होगा। किसमें वृद्धि होगी, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी, वो अपने ऊपर स्वयं निर्भर हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख नियम थे जो थॉर्नडाइक ने शैक्षिक महत्व को बताया था। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसके कुछ ये प्रमुख शैक्षिक महत्व था जो हमने आपको समझाए, बताए। तो मित्रों, कल की क्लास में हम आपको स्किनर का सिद्धांत सिखाएंगे। स्किनर का सिद्धांत बताएंगे कि स्किनर ने किस किस चीज़ पर प्रैक्टिकल किया था, कब प्रैक्टिकल किया था। ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।